Today we'll study Bohr atomic model given by the great scientist Neil Bohr. Bohr atomic model, let's see few points. 1913, this model was given in the year 1913 by the scientist Neil Bohr. पहली बात. दूसरी बात, नील बोहर प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम विच इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. सो अगर आप बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ने के लिए बैठ गए हो तो उससे पहले आपको रदरफोर्ड मॉडल पता होना चाहिए क्या है. थोड़ा बहुत में डिस्कस करेंगे अपन रदरफोर्ड मॉडल. थर्डली, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन. बोहर एटॉमिक मॉडल को आप पूरी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर नहीं बोल सकते क्योंकि बोहर के बाद आया था क्वांटम मैकेनिक्स पूरा. बट बहुत हद तक जो ये थ्योरी थी बोहर की वो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन से मिलती जुलती थी. ठीक है, जब हम इसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे आगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टुलेट्स. First postulate, electron revolve around the nucleus in a well defined circular path of fixed radius and energy. अब बोहर की थ्योरी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा रदरफोर्ड को समझना पड़ेगा. तो रदरफोर्ड ने क्या किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी और उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस के आसपास जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका कोई एक स्पेसिफिक एरिया है, बस बोल दिया कि रिवॉल्व करता है. तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था क्योंकि ना जगह पता, हमको जगह नहीं पता थी कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं. ठीक है, हवा में है, कहाँ है. तो बोहर ने उसको बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ रिवॉल्व करते हैं. ये रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, वो भी एक पर्टिकुलर पाथ पर, एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ पर. न्यूक्लियस हो गया. अभी न्यूक्लियस के आजू बाजू आप ये एक सर्कल देख रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं सर्कुलर पाथ. ठीक है, इसी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर. But it was not confirmed by Rutherford. He said that electron revolve around the nucleus, but there were no certain circular path were discovered by him. ठीक है, अब ये जो सर्कुलर पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहते हैं, सर्कुलर पाथ में ही रहेंगे और कहीं आपको नहीं मिलेंगे. तो ये जो सर्कुलर पाथ है इस पाथ को ही हम कहते हैं ऑर्बिट. इसको ऑर्बिट नाम दे दिया गया. ठीक है, जो आप ऑर्बिट पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सर्कुलर पाथ. इस ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं या एनर्जी शेल पढ़ेंगे आप या स्टेशनरी पाथ पढ़ेंगे. ठीक है, इनका नाम क्या है, KLMN. आपने अगर 9th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा K शेल, L शेल, M शेल, N शेल. तो न्यूक्लियस के जो पहले वाला फर्स्ट वाला शेल है, जो न्यूक्लियस के पास वाला फर्स्ट वाला शेल है उसको बोलते हैं K शेल, उसके बाद L, M एंड सो ऑन. तो इसी ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं जिसका नेमिंग कर दिया गया KLMN और 1 2 3 4 करके हम नंबरिंग करते हैं. ठीक है, ये पहला पोस्टुलेट हो गया. एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम ऑफ इट्स ओन. जो इलेक्ट्रॉन है, एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, ये चीज बार बार रिपीट होने वाली है पूरे एक्सप्लेनेशन में, कि जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में तो उनकी एनर्जी जो है, ऐसा नहीं कि वो घूम रहे हैं तो घूमते घूमते अभी एनर्जी कम है तो फिर उनकी एनर्जी टाइम के अनुसार, समय के अनुसार बढ़ जाएगी या घट जाएगी. तो ऐसा कुछ भी नहीं हो. ये पॉइंट बहुत क्लियरली आप अपने दिमाग में बैठा लो, आगे आपको समझ में आएगा कब क्या चेंज आता है. So while revolving in a particular energy level orbit, electron do not emit any radiation. कहने का मतलब है ये हो गया ऑर्बिट. ठीक है, बताइए, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाजू में हो गया ऑर्बिट. ये ऑर्बिट हो गया. ठीक है, ये ऑर्बिट हो गया. ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है. तो ऐसा नहीं कि ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है और अगर ये घूम रहे हैं तो ये क्या करेंगे, एमिट करेंगे एनर्जी को. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. तो इलेक्ट्रॉन जब कभी भी न्यूक्लियस के आजू बाजू गोल गोल घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो उस वक्त वो कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं. ये थर्ड पोस्टुलेट था, थर्ड शर्त थी किसकी, नील बोहर्स की. ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सारा चीज उनका ऑब्जर्वेशन है. कैसा ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. सबके लिए प्रूफ देते गए. वो कब एमिट करता है ये भी बताएंगे वो. तो घूमते वक्त तो रेडिएशन एमिट नहीं करता है. ठीक, when a required amount of energy is given to an electron, it absorbs that energy and jumps from lower energy state to higher energy state or excited state. हाँ, यहाँ पर बात बन सकती है. अब बोहर ने ये कह दिया भाई कि देखो, जो आप लोग इतनी देर से कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस वक्त तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को या इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जंप कर जाएगा. उस हायर एनर्जी स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं. कैसे, इसको आगे हम पढ़ेंगे. लाइन स्पेक्ट्रम में जब मैंने पढ़ाया है तब भी इसके बारे में बात की है. तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या है, आपके ऑर्बिट.
ऑर्बिट में कौन रहते हैं? ऑर्बिट में रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, राइट। वो घूमते रहते हैं, तो घूमते वक्त तो वो कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं, ठीक बात हो गई। लेकिन जब इनको एनर्जी दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट, एनर्जी आप कैसे दोगे? एनर्जी बिकती थोड़ा नहीं है कि बाजार से ले और एनर्जी दे दी। तो एनर्जी कैसे दिया? एनर्जी लाइट के फॉर्म में दिया या हीट के फॉर्म में दिया? आप सब जानते हैं हीट और लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। सो व्हेन एनर्जी इज गिवन टू whom? एनर्जी इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही आप एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खुश, मिल गई एनर्जी, वो क्या करेगा? जंप कर जाएगा। मतलब वो पहले किस शेल में था? के में था, अब वो किस में चले जाएगा? एल में चले जाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई, ठीक है। तो दिस वाज द फोर्थ पोस्टुलेट्स बाय द Neil, given by the Neil Bohr. What he said when an electron, when it is present in the ground state, and when you will provide the energy in the form of light or heat, what will happen? It will reach to the excited state. अब देखो, जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा था तो कुछ जो एनर्जी थी उस एनर्जी को हमने मान लिए E1, ठीक है। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में रह नहीं जाता है, ठीक है। हमने क्या बोले? इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ गया? एक्साइटेड में गया। तो जब वो ग्राउंड से एक्साइटेड में गया तब एक्साइटेड में वो रह नहीं जाएगा। अब जब वो एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पर रिटर्न होगा? ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो उस वक्त वो क्या करता है? एनर्जी को एमिट करता है। प्लीज डू मार्क दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाता है, देखो पहले तो वो चुपचाप अपने ऑर्बिट में घूम रहा था, उसको जब एनर्जी मिली तो उसने क्या किया? एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो पहला स्टेज क्या हो गया कि उसने पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब जब वो एक्साइटेड से दोबारा ग्राउंड स्टेट में आता है, उस वक्त वो रेडिएशन एमिट करता है। यही रेडिएशन हम पढ़ रहे थे लाइन स्पेक्ट्रम वगैरह में, ठीक है। ये किसका एक्सप्लेनेशन था? दिस एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय बोहर। सो दिस एनर्जी चेंज दैट इज E1 और E2 को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? डेल्टा E आगे यूज होने वाला चेंज इन एनर्जी, राइट। नाउ फिफ्थ पॉइंट, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई जिस तरीके से उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन ने और ग्राउंड से कहाँ गया? एक्साइटेड स्टेट में गया, ठीक उसी तरीके से वो एक्साइटेड स्टेट से वापस कहाँ पे आ जाएगा? ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, ये लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। वहाँ पे देखो क्या मैंने लिखी हूँ स्टेटमेंट, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन E2, E1 E2 करके दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो E1 उसने एब्जॉर्ब किया तो एक्साइटेड में पहुंच गया, और अब जब एक्साइटेड से रिटर्न हो रहा है तो वही एनर्जी वो एमिट कर रहा है, जो उसने लिया वो वापस कर देगा। इतना वो भला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वॉट एवर ही विल टेक, नॉट ही विल, वॉट एवर इट विल टेक, दे विल रिटर्न दैट, सिंपल सी बात, ठीक है। ये होती है इलेक्ट्रॉन की कहानी। तो इसी को हम बोलते हैं डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ये फॉर्मूलेज यूज होंगे। 6 पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज, अब ये जो फ्रीक्वेंसी है एमिटेड रेडिएशन की वो क्या है? इस फॉर्मूले को जानना बहुत ज़रूरी। ये सारे पॉइंट, ये सारे पॉस्टुलेट जो हैं वो बोहर के ही पॉस्टुलेट्स हैं, पर इसको ऐसे फैला के लिखा गया है तो यहाँ पे को बड़े दिख रहे हैं, अदरवाइज आपको 3 पॉइंट दिखेंगे, ठीक है, जो कि पैराग्राफ के फॉर्म में होंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज गोइंग टू बी म्यू, दिस इज द सिंबल ऑफ म्यू, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। क्या होता है? डेल्टा E अपॉन H, और डेल्टा E हमने क्या बोल दी? E2 माइनस E1 अपॉन H। भाई अब होता क्या है? म्यू का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी C बाई लेमडा, जानते हो आप। इसी को अपन थोड़ा सा आगे डिराइव कर देंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में आगे यूज होगा। कभी भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसके पहले का छोटा छोटा आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू क्या होता है। तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? C बाई लेमडा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन यू, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। तो C बाई लेमडा इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिए? हमने यहाँ पे पुट कर दिए C बाई लेमडा इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 अपॉन H। भाई म्यू इज इक्वल्स टू क्या था? E2 माइनस E1 अपॉन H था, या आप ये बोलो म्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा E अपॉन H था। तो या तो हम ऐसे लिखें, और जब क्वेश्चन में दिया ही नहीं होगा हमको तो हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? C बाई लेमडा इज इक्वल्स टू E2 अपॉन H, ये भी एक इक्वेशन हो गया, राइट। अनदर इक्वेशन, तो लेमडा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये जो C है ये C कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा,
यहाँ नहीं चला जाएगा, ये c जो है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1/λ, राइट। तो जब लैम्डा ऊपर जाएगा तो इसको हम लिख देंगे hc/E2 - E1। बहुत सड़ी सी बात है, ये सबको पता है। 7th point, only those energy orbits are permitted for the electron in which the angular momentum of an electron is integral multiple of the whole number। भाई बीच का नंबर से कोई मतलब नहीं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके कहने का मतलब है कि अगर h/2π आया तो उसके बाद का नंबर क्या होगा, 2h/2π, फिर 3h/3π। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि h/2π के बाद 1.5h/2π आए, ठीक है, फिर 2h/2π आए, फिर 2.5, मतलब ऐसे पॉइंट करके नहीं आएगा, बिल्कुल इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब एक के बाद एक, जैसे कि h/2π मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है 6.626 × 10⁻34 जूल, ये किसकी वैल्यू है, ये h की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट। नाउ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू, अभी फॉर्मूले पे नहीं आए हैं, L इज इक्वल टू h/2π, इसके बाद 1.5h/2π नहीं होगा, उसके बाद होगा 2h/2π, 3h/3π, 4h/4π। ये नियम है किसका, बोहर का। इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 पॉइंट डेसिमल में आंसर आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। सो L इज योर एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। यहाँ पर आके बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि उन्होंने कह दिया भाई कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड ही होगा, बीच की कोई वैल्यू नहीं होगी। क्वांटाइज मतलब कि एक स्पेसिफिक पूरा, मतलब कि h/2π के बाद ये 1.5, 2.5, 3.5 ऐसा वाला वैल्यू नहीं आएगा, एग्जैक्टली 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे करके आएगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं क्या है, क्वांटाइज्ड। नाउ सी L इज इक्वल टू h/2π हमने लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे थे कि इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है, ये यहाँ तक भी ठीक है। तो L होता क्या है, L होता है I इंटू, ये W टाइप का मैंने बनाया है, ऐसे गोल टाइप का बनाया है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, W इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हमको आगे थोड़ा सा डिराइव करना पड़ेगा क्योंकि ये आता है न्यूमेरिकल में। तो एक्चुअली में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन r² MEr² होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, V/r होता है, ठीक। इन दोनों वैल्यू को पुट कर दो कहाँ, L के साथ, तो MEr² इंटू V/r, कैंसिल कर दो, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये mv², मैंने E नहीं लिखी हूँ m के साथ, me का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो mv भी लिखा है, तो ऐसा नहीं कि कुछ अलग लिखा है। तो mv² इज इक्वल टू nh/2π। n इज नंबर nth ऑर्बिटल के लिए, इसलिए n लगाए, ठीक है, कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, हमने यहाँ पे लिखे है ना 2, 3, 4, तो उसके लिए हम इससे सीधे क्या लिख दिया गया, n लिख दिया गया। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। पॉइंट, एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। नाउ देखो, नाउ अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड वेरी सिंपल, इन अ सिंपल मैनर, क्योंकि हमको यहाँ पे डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। अगर आपको डेरिवेशन समझना है तो नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशन का अपलोड कर दूंगी। यहाँ पे हमको डेरिवेशन नहीं समझना है, हमको समझना है कि बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर कौन कौन से आपके फॉर्मूलाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट समझने को है, उसको मैंने आपको डिराइव कर दिया एंगुलर मोमेंटम, और जो न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं अपन उसको ध्यान में रखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नोट पॉइंट बना के। तो एनर्जी अगर हमको फाइंड आउट करना होगा स्टेशनरी स्टेट की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, En लिखा मतलब nth ऑर्बिटल, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻18, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सीधी सादी सी बात है। Z²/n², Z क्या है, Z इज द एटॉमिक नंबर, n इज द नंबर ऑफ शेल, ठीक है, कौन से शेल में है ये n डिफाइन करेगा, स्मॉल n, और Z तो हमेशा से केमिस्ट्री में कहीं पर भी हो वो एटॉमिक नंबर को ही शो करता है। Z इज द एटॉमिक नंबर, n इज द शेल। नाउ 9th पॉइंट इज रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट, ठीक है, इसको आपको बहुत जगह पर हो सकता है कि इसको डिराइव करके दिया हो, तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन वी विल अपलोड द डेरिवेशन आल्सो, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमको काम तो यही आना है हर जगह, क्योंकि इस टॉपिक पे बेस्ड आता है सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थोड़े बहुत आ सकते हैं। सो वट एवर आई विल टॉक अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट ओनली, राइट, टारगेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम, क्या आता है बोर्ड एग्जाम में। तो 9th पॉइंट अपना क्या हो गया, रेडियस ऑफ द बोहर ऑर्बिट। अगर हमको बोहर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो क्या दिया आपके एनसीईआरटी में भी है, आप रीड करना है इसको। तो क्या है फॉर्मूला, Rn, अगेन n इज द नंबर ऑफ शेल और nth ऑर्बिटल, इज इक्वल टू 0.529
n स्क्वायर अपॉन z। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्मूलाज आपके लिए। ये हम जब आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो डेफिनेटली ये सारे फॉर्मूले उसमें यूज़ होने वाले हैं। तो बोहर की तो थ्योरी बहुत सिंपल है और आपको समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यूमेरिक इसमें जो भी फॉर्मूलेज हैं उसको आप एक जगह नोट डाउन करके रखो, क्योंकि फॉर्मूले पे बेस्ड अपन को न्यूमेरिकल करना है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।